सार सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस बेहद इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिटिकल कल्चर की। और पॉलिटिकल कल्चर को हम हिंदी में राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे बेहद इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ से चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस हो, एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर सेट का एग्ज़ाम हो या पीजीटी का एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ में इम्पोर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आसान भाषा में एक एक करके आपको ये बताऊंगा कि कल्चर क्या होता है, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, आलमंड और बर्बा कौन रहे हैं, इनके मेजर वर्क्स कौन से रहे हैं, इनके पॉलिटिकल कल्चर संबंधी क्या विचार रहे हैं, और साथ में इन दोनों ने पॉलिटिकल कल्चर का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया है पार्टिसिपेंट, सब्जेक्टिव और पैरोकियल में। साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि पॉलिटिकल कल्चर की क्या विशेषताएं होती है और पॉलिटिकल कल्चर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बर्बा और आलमंड की स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी क्या है। तो चलिए अब हम जल्दी से जल्दी इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं गैब्रियल आलमंड की। इनका जन्म 1911 को हुआ था और इनकी डेथ 2002 को हुई थी। गैब्रियल अब्राहम आलमंड वॉज एन अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं और इनको जाना जाता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में और पॉलिटिकल कल्चर में काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और पॉलिटिकल कल्चर में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, जिसको हम अभी धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो सिविक कल्चर इनका सबसे प्रमुख वर्क रहा है, जो इन्होंने 1963 में लिखा था। और ये वर्क इन्होंने लिखा था सिडनी बर्बा के साथ। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है जो आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं, और ये है कि प्लूटोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स इन न्यूयॉर्क सिटी किसका डॉक्टरल थीसिस रहा है। तो ये थीसिस गैब्रियल आलमंड का ही रहा है। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की जो कमेटी थी, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर बनी थी, उसकी इन्होंने कई सालों तक अध्यक्षता की। और साथ में ये 1965 से 1966 तक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ये स्क्रीन पर आपको इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स दिखाई दे रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इन सारे की वर्क्स को नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं सिडनी बर्बा की। सिडनी बर्बा का जन्म 1932 को हुआ था और इनकी डेथ अभी 1-2 साल पहले 2019 को हुई थी। सिडनी बर्बा की अगर हम बात करें तो ये भी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने स्टडी की अमेरिकन पॉलिटिकल कल्चर की, और साथ में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। दूसरी अगर हम बात करें तो इन पॉलिटिकल कल्चर बोथ आलमंड एंड बर्बा गेव द स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी। और इस स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी को हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इन दोनों ने ही, अर्थात आलमंड और बर्बा ने ही स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी को प्रतिपादित किया है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने एक इम्पोर्टेंट वर्क लिखा द सिविक कल्चर 1963 में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आलमंड और बर्बा दोनों ने मिलकर इस इम्पोर्टेंट राइटिंग पर काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी जो स्टडी रही है, यानी कि इन्होंने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल कल्चर संबंधी स्टडी की, उसका जो एसेंस है, निचोड़ है, वो रहा है पार्टिसिपेशन। यानी कि ये पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। जैसे कि हमने देखा भी है कि ये दोनों ही पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, पैरोकियल हो, सब्जेक्टिव हो या फिर पार्टिसिपेशन हो। तो इस तरह की बात ये करते हैं और ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स में। ये है आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके इनके सारे वर्क्स को नोट अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाएंगे। व्हाट इज कल्चर? संस्कृति क्या होती है? तो जब हम बात करें संस्कृति की, तो संस्कृति होती है द बिलीव्स, कस्टम्स, नॉर्म्स, आर्ट्स, ट्रेडिशंस ऑफ एनी सोसाइटी, ग्रुप, प्लेस इज कॉल्ड कल्चर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी एक सोसाइटी होती है,
या फिर ग्रुप होता है, समूह होता है, कोई जगह होती है, स्थान होती है जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उनकी जो कुछ मान्यताएं होती है, बिलीव्स होते हैं, कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, कुछ मानक होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, कल्चर होता है, आर्ट्स होता है और परंपराएं होती है, ट्रेडिशंस होते हैं, तो उनका जो सामूहिक नाम है उसको ही हम कल्चर कहते हैं या संस्कृति कहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली एक वे ऑफ थिंकिंग है, यानी कि लोग किस तरह से सोचते हैं, लोग किस तरह से रहते हैं, लोग किस तरह से व्यवहार करते हैं और लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किस तरह से काम करते हैं, किसी सोसाइटी में रह के, किसी संगठन में रह के या किसी स्थान में रह के, तो उसे हम साधारण भाषा में या फिर सिंपल भाषा में हम कल्चर कहते हैं या संस्कृति कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि निचोड़ के रूप में हम ये कह सकते हैं कि कल्चर द वे ऑफ लाइफ फॉर एन एंटायर सोसाइटी। तो कल्चर या फिर संस्कृति पूरी या संपूर्ण समाज के लिए एक वे ऑफ लाइफ हो सकता है, यानी कि जीवन जीने का तरीका हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि बिलीव्स, नॉर्म्स, वैल्यू, एटीट्यूड्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ पीपल्स टूवर्ड्स पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम कैन बी डिफाइन एज अ पॉलिटिकल कल्चर। तो सिंपल सी बात है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोगों के जो भी बिलीफ होते हैं, मान्यताएं होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं या एटीट्यूड होता है लोगों का, या ओरिएंटेशन होता है यानी कि उन्मुखीकरण होता है, यानी कि लोगों की सोच कैसी होती है, लोगों का झुकाव किस तरफ होता है। जब पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम के प्रति लोगों का बिलीफ, नॉर्म्स, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और ओरिएंटेशन होता है, तो उसको हम सिंपल भाषा में पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। या आप सिंपल से सिंपल भाषा में इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब लोग पॉलिटिक्स से जुड़ते हैं, पॉलिटिक्स के प्रति अपनी आशाएं, आस्थाएं रखते हैं, अपने मानक रखते हैं, अपने विश्वास रखते हैं, पॉलिटिकल साइंस में या फिर पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल सिस्टम में रुचि रखते हैं, भाग लेते हैं, तो उसको हम सिंपल भाषा में पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं या राजनीतिक संस्कृति कहते हैं। In a nutshell, we can say how much people are aware about political system, government, interest, power, identities and institutions। तो हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि जब लोग पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, सरकार के बारे में, उनके जो खुद के हित है, शक्ति है, उनकी आइडेंटिटीज़ है, पहचान है, संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, राज्य हैं, जब इन सभी के बारे में लोग अवेयर होते हैं, इनमें भागीदारी करते हैं, इनसे जुड़ते हैं, तो उसको हम सिंपल भाषा में राजनीतिक संस्कृति या फिर पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तो इस तरह से हम पॉलिटिकल कल्चर को कंक्लूड कर सकते हैं, पॉलिटिकल प्लस कल्चर। पॉलिटिकल मीन्स जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं होती है उनसे जुड़ना, और कल्चर मीन्स जो बिलीव्स है, नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, एटीट्यूड है, ये सारी लोगों की जो चीज़ें होती है, जब पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक संस्थाओं से जुड़ती है तो उन सभी चीज़ों से मिलकर पॉलिटिकल कल्चर बनता है, यानी कि राजनीतिक संस्कृति बनती है। अब हम कुछ डेफिनेशंस को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में डेफिनेशंस को भी पूछा जा सकता है। पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि मैक्रेडिस ने दी थी। इन्होंने कहा है अ स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इनके नज़रिए से या फिर इनके दृष्टिकोण से पॉलिटिकल कल्चर क्या है, एक स्ट्रक्चर है। किसका है? वैल्यूज़ और बिलीफ, यानी कि कुछ मूल्य होते हैं, कुछ बिलीफ होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में उनका एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी कोटेशन है जो कि कवन गाह ने दी थी। ये कहते हैं कि सेट ऑफ वैल्यूज़, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स विद इन विच अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑपरेट। तो ये कहते हैं कि ये लोगों की ऐसे कुछ वैल्यूज़ होती है, बिलीफ होता है या फिर एटीट्यूड होता है जिसके द्वारा पॉलिटिकल सिस्टम को चलाया जाता है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो दी है वो दी है बर्बा और आलमंड ने। ये कहते हैं पैटर्न ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द नेशन। तो ये कहते हैं कि जो राष्ट्र के सदस्य होते हैं उनका जो झुकाव जब पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ होता है तो उसे हम सिंपल भाषा में पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तो ये थी पॉलिटिकल कल्चर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। आपको इन सभी को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाना स्वाभाविक है या 100% पॉसिबिलिटी है।
1956 में गैब्रियल आलमंड ने पहली बार पॉलिटिकल कल्चर नामक शब्दावली को गढ़ा था और ये गढ़ा था इन्होंने अपने प्रमुख ऐसे कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इसी वजह से आलमंड को फादर ऑफ पॉलिटिकल कल्चर के रूप में जाना जाता है। और नोट करने वाली बात यह भी है कि आलमंड और बर्बा ने सिविक कल्चर को सम टोटल ऑफ सब्जेक्टिव एंड पार्टिसिपेंट कल्चर के रूप में विचारा है। अर्थात बर्बा और आलमंड कहते हैं कि जो सिविक कल्चर होता है वो सब्जेक्टिव और पार्टिसिपेंट कल्चर का मिश्रित रूप होता है। अर्थात सिविक कल्चर, जिसे हम हिंदी में नागरिक संस्कृति या फिर शालीन संस्कृति कहते हैं, ये मिलकर बनती है सब्जेक्टिव और पार्टिसिपेंट कल्चर से, क्योंकि ये दोनों ही कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े होते हैं, सरकार की कार्यप्रणाली में भाग लेते हैं। और ये भी कहते हैं कि सिविक कल्चर जो है वो बहुत ही उपयुक्त है लिबरल डेमोक्रेसी के विकास के लिए, इसीलिए इसको सिविक कल्चर या फिर शालीन संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरी एक और बात ये इम्पोर्टेंट है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर को आलमंड और बर्बा ने ही सबसे पहले यूज़ किया था। अर्थात इस तरह की शब्दावली को सबसे पहले आलमंड और बर्बा ने ही यूज़ किया था। और दूसरी बात ये है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, क्योंकि ये नेट के एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट राइटिंग लिखी जिसका नाम है द सिविक कल्चर पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। 1963 में ये राइटिंग्स लिखी और इन्होंने इस राइटिंग में यूके, यूएस, जर्मनी, इटली और मैक्सिको में जो इन्होंने रिसर्च किया उसके रिसर्च के जो परिणाम थे इस राइटिंग में इन्होंने लिखा। और इन्होंने लिखा कि इन दीज कंट्रीज दे डिड इवोल्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल कल्चर एज वेल। तो इस राइटिंग में इन्होंने यूएस, यूके, जर्मनी, इटली, मैक्सिको जैसे देशों का अध्ययन किया और उसमें ये पता लगाने की कोशिश की कि डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी अर्थात स्थिरता, इनस्टेबिलिटी अर्थात अस्थिरता क्यों आती है, उसे किस तरह से दूर किया जा सकता है और किस तरह जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो अलग अलग देशों में किस तरह का होता है, लोग वहाँ पर किस तरह का पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर आप आलमंड और बर्बा के पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है उसे अच्छे से समझना ही होगा, क्योंकि तभी आप पॉलिटिकल कल्चर के कॉन्सेप्ट को पूरा समझ सकते हैं। तो आलमंड और बर्बा ने 3 प्रकार के ओरिएंटेशन की बात की है। पहला है कॉग्निटिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक। दूसरा है अफेक्टिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रभावी। और तीसरा है इवेल्युएटिव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मूल्यांकित। सबसे पहले अगर हम बात करें कॉग्निटिव ओरिएंटेशन की, तो इसमें ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम ज्ञान होता है राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के प्रति। अर्थात उन्हें बहुत ही कम ज्ञान होता है कि वे कहाँ रहते हैं, उनकी सोसाइटी क्या है, देश क्या है, समाज क्या है और राज्य क्या है, सरकार क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है। दूसरा है इफेक्टिव ओरिएंटेशन। इफेक्टिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रभावी, और इसमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों की कुछ भावनाएं, वफादारी और कुछ आंतरिक भावनाएं जुड़ी होती है। हालांकि इस प्रकार के ओरिएंटेशन में भी लोगों का राजनीतिक प्रणाली में कोई योगदान नहीं होता है, कोई जुड़ाव नहीं होता है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती है। और तीसरा है इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन। इवेल्युएटिव ओरिएंटेशन की अगर हम बात करें तो इसमें लोगों के पास ना केवल नॉलेज होती है बल्कि जागरूकता, अवेयरनेस भी होती है, और इसी जागरूकता और ज्ञान के कारण लोग सरकार की नीतियों, निर्णयों की पूरी तरह से आलोचना करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, डिमांड करते हैं। यानी कि लोग इसमें राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के द्वारा किए गए सारे कामों का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें वे आलोचना भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में समझ लेते हैं। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन में हम रखते हैं पैरोकिल कल्चर। पैरोकिल को हम कहते हैं संकीर्ण, क्योंकि इसमें लोग जो है बहुत कम ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, अर्थात वे एक प्रकार से आदिकालीन समाज में रहते हैं। दूसरा है इफेक्टिव, यानी कि ये होता है सब्जेक्टिव। इसमें लोग कुछ हद तक जुड़े होते हैं लेकिन एक्टिवली नहीं होते हैं, पैसिवली होते हैं। और तीसरा है पार्टिसिपेंट, जिसमें लोग पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार की नीतियों और निर्णयों का इवेल्युएशन करते हैं। अब हम थोड़ा इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम पैरोकिल कल्चर की बात करें
तो इसमें इनपुट ना के बराबर होता है, क्योंकि लोग जब आदिकालीन समाज की तरह रहते हैं, यानी कि जब उन्हें ये पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, देश क्या है, संविधान क्या है, सिटीजनशिप क्या है, उनके राइट्स क्या है, जब उन्हें कुछ भी पता नहीं है तो इनपुट्स मीन्स उनकी डिमांड ही नहीं होगी, उनकी मांगे ही नहीं होगी, और जब मांगे ही नहीं होगी तो आउटपुट भी कैसे होंगे, यानी कि सरकार निर्णय या फिर डिसीजन कैसे बनाएगी, कैसे देगी, निर्णय कैसे देगी, नीतियाँ कैसे बनाएगी। और सेल्फ भी इसमें बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि लोग जब एक वेल ऑफ इग्नोरेंस में रहते हैं, यानी कि जिन्हें पता ही नहीं होता है किसी भी चीज़ के बारे में, वे सिर्फ अपने एक छोटे लेवल पे जीते हैं, उन्हें राजनीति, राज्य सरकार, राजनीतिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता है, तो सेल्फ का भी उसमें कोई रोल नहीं होता है, और सिस्टम एज अ होल का भी इसमें कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि इसमें ना तो सिस्टम की इंपॉर्टेंस होती है, ना ही सेल्फ की होती है, क्योंकि इसमें ना डिमांड होती है ना आउटपुट होता है। दूसरा, इफेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव में हम बात करें तो इसमें इनपुट्स नो होता है, क्योंकि लोग निष्क्रिय भागीदारी करते हैं, यानी कि चुनाव के टाइम थोड़ा बहुत अगर उन्हें याद आ गया तो वोट डाल दिया, बस काम हो गया, तो इनपुट इसमें नहीं होता है। हाँ, आउटपुट इसमें होता है, क्योंकि सरकार लोगों की डिमांड्स के बिना भी कुछ नीतियाँ, कुछ निर्णय बनाती है, निर्णय देती है। हालांकि सेल्फ इसमें नो होता है, यानी कि सेल्फ इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि मैंने कहा कि इंडिविजुअल यानी कि लोग इलेक्शन के टाइम ही सक्रिय होते हैं, थोड़ा बहुत वोट दे दिया, बस काम हो गया, इसीलिए सेल्फ का भी इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है। सिस्टम एज अ होल हम इसमें कह सकते हैं कि यस होता है, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो काम करता रहता है, निर्णय बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, अपने निर्णय देता है, इसीलिए सिस्टम एज अ होल में हम यस को रेखांकित करते हैं। पार्टिसिपेंट में अगर बात करें हम तो ये पैरोकिल का बिल्कुल उल्टा होता है। पार्टिसिपेंट में क्योंकि लोग पूरी तरह से जागरूक होते हैं, लोगों के पास नॉलेज होती है, लोग पूरी तरह से सरकार में या फिर राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इनपुट होता है इसमें। आउटपुट भी होता है, क्योंकि सरकार अच्छे निर्णय बनाती है, निर्णय देती है, डिसीजंस देती है और कानून बनाती है, यानी कि पॉलिसीज़ बनाती है। और सेल्फ का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि लोग पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं राजनीतिक प्रणाली में। और सिस्टम एज अ होल भी होता है, क्योंकि लोग और सरकार या फिर लोग और राजनीतिक व्यवस्था मिलकर देश चलाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, भागीदारी करते हैं, अधिकार देते हैं और कर्तव्य भी पूरा करते हैं। अब हम पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। जब हम पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं तो इस प्रकार के कल्चर में लोग किसी भी तरह का आइडिया नहीं रखते हैं, नॉलेज नहीं रखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, और ना ही वे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़े होते हैं। और पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में अगर हम बात करें तो वे राज्य के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, यानी कि लोग राज्य के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि उनकी एक छोटी स्तर पर आइडेंटिटीज़ होती है, पहचान होती है। और इस तरह से जो है उनके पास सिटीजनशिप का, नागरिकता का कोई कंसेप्ट नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है वो अब्सेंस होता है। और उनकी अपनी लोकल आइडेंटिटीज़ होती है, कोई स्टेट आइडेंटिटी नहीं होती है, यानी कि छोटी छोटी पहचानें होती है जिस स्थान पर वे रहते हैं, उनकी कोई राज्य नामक कोई पहचान नहीं होती है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ट्राइबल सोसाइटीज आती है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग हैं, खासतौर पे जो आदिकालीन समाज है, जिनको ये पता नहीं है कि वे कौन हैं, किस देश के नागरिक हैं, उनके देश का नाम क्या है, उनके देश का संविधान क्या है, दुनिया क्या है। जब उन्हें इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है तो ऐसे को ही आलमंड और बर्बा ने पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर की श्रेणी में रखा है। दूसरे प्रकार का पॉलिटिकल कल्चर है सब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो इस कल्चर में लोग पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन पैसिवली करते हैं, एक्टिवली नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर में लोग इलेक्शन के टाइम या फिर अगर कोई गंभीर समस्या है, कोई गंभीर दिखते हैं, इकोनॉमिक जो है वो प्रॉब्लम्स आ गई है, उस समय थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, लेकिन वे साल भर या 5 साल में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अगर हम इस तरह के पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो ऐसा एग्जाम्पल हम कॉलोनियल स्टेट में देख सकते थे। जब कॉलोनियलिज्म में जो अधिकांश गरीब देश है वो
गुलाम थे, तो ऐसी स्थिति में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था थी। और अगली अगर हम बात करें तो इन कॉलोनियल स्टेट्स citizens cannot involve themselves in politics because they think that they have no capacity to influence government। तो उन्होंने कॉलोनियल स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है सरकार को प्रभाव करने की। परंतु जैसे ही उनके अंदर थोड़ी सी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ तो उन्होंने अपने अधिकारों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष लड़ा, आज़ादी के लिए संघर्ष किया और जो कॉलोनियल रिजीम है उसको उखाड़ के फेंका। तीसरे प्रकार के अगर हम पॉलिटिकल कल्चर की बात करें तो ये है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, और ये सबसे उत्तम प्रकार का पॉलिटिकल कल्चर है क्योंकि इस तरह के कल्चर में लोग पूरी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं सरकार में या फिर राजनीतिक व्यवस्था में, और कार्य भी पूरी तरह से करते हैं। यानी कि साल भर या फिर 5 साल 3 साल जिस भी देश में शासन प्रणाली का जितना कार्यकाल होता है उसके हिसाब से लोग पूरे कार्यकाल के दौरान एक्टिवली कार्य करते हैं। और पीपल आर कैपेबल इन डूइंग सो बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, क्योंकि लोगों के पास पूरी तरह से पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होती है, इसीलिए वे हाई लेवल में यानी कि बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट भी करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन सच अ पॉलिटिकल कल्चर पीपल आर टू बी फुली अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड आल्सो देयर रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस प्रकार के कल्चर में क्या होता है कि लोग पूरी तरह से अवेयर होते हैं कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और उन्हें कौन कौन से कर्तव्य निभाने हैं, और साथ में वे इस बात के लिए भी प्रेरित होते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनकी क्या भूमिका होगी। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर में समझें तो यूएसए और यूके में पार्टिसिपेंट कल्चर को पूरी तरह से देखा जा सकता है। अब हम स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछी गई थ्योरी है जो कि आलमंड और बर्बा ने ही दी थी। तो स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी की अगर हम बात करें तो आलमंड एंड बर्बा सजेस्टेड अ स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर। तो डेमोक्रेटिक जो कल्चर होता है उसका अध्ययन करने के लिए या फिर डेमोक्रेटिक कल्चर का विश्लेषण करने के लिए आलमंड एंड बर्बा ने स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी दी थी, और ये थ्योरी इन्होंने अमेरिकन डेमोक्रेटिक कल्चर के संदर्भ में दी थी। इन्होंने कहा था कि स्लीपिंग डॉग्स थ्योरी सजेस्ट दैट अमेरिकन पीपल पे लिटिल अटेंशन टू पॉलिटिक्स until aroused by scandal, war और इकोनॉमिक क्राइसिस देन दे वोट फॉर द पॉलिटिशियंस आउट। तो इन्होंने कहा था कि अमेरिका में जो लोग होते हैं वे सिर्फ चुनाव के दौरान ही कार्य करते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पूरे 5 साल या फिर 4 साल वे पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, यानी कि राजनीति को छोड़ के वे अपनी निजी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आते हैं या फिर कोई स्कैंडल वॉर होता है, कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है या इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, तो ऐसी स्थिति में लोग फिर से एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं और ऐसे पार्टिसिपेशन से वे पॉलिटिशियंस को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो इस तरह की कल्पना अगर हम देखें या फिर तुलना हम देखें तो आलमंड और बर्बा ने एक सोए हुए कुत्ते से की है अमेरिकन डेमोक्रेटिक कल्चर की। यानी कि आलमंड और बर्बा ने अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक कल्चर होता है उसकी तुलना की है एक सोया हुआ कुत्ता, क्योंकि कुत्ता सोता तो है लेकिन वो बहुत ही तेज होता है जागने में। तो अमेरिका के लोग भी ऐसे ही हैं कि जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हो गए आराम से सोते हैं, मतलब अपने निजी जीवन में व्यस्त रहते हैं, व्यतीत अपना जीवन अच्छे से करते हैं, राजनीति में नहीं पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आते हैं या फिर कोई स्कैंडल वॉर होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो लोग जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियंस को सत्ता से बाहर कर देते हैं। क्वालिटी के आधार पर पॉलिटिकल कल्चर को S.E. फाइनर ने भी 4 भागों में बांटा है। पहला है मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर, और ये पाया जाता है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स में। S.E. फाइनर कहते हैं कि मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर वो होता है जहाँ पर लोग पूरी तरह से जागरूक होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में,
सरकार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उन्हें ज्ञान होता है, अवेयरनेस होती है कि उनके राइट्स क्या है, कर्तव्य क्या है। और इस तरह का कल्चर पाया जाता है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों में। दूसरा कल्चर इन्होंने बताया डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर। ये कहते हैं कि इस तरह का जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो डेवलप्ड होता है, यानी कि विकसित हो चुका होता है। वहाँ के लोग भी राजनीतिक प्रणाली में काफ़ी बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं, अवेयर होते हैं। और इस तरह का कल्चर पाया जाता है इजिप्ट, अल्जीरिया और क्यूबा में। तीसरे प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर की बात की है इन्होंने लो पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें लोग कम मात्रा में राजनीतिक प्रणाली के प्रति जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें आता है वियतनाम, सीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश। और चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर। ये एक प्रकार से नाम मात्र का पॉलिटिकल कल्चर होता है, क्योंकि इसमें लोगों के पास कोई भी जानकारी नहीं होती है, कोई रुचि नहीं होती है, कोई जागरूकता नहीं होती है राजनीतिक व्यवस्था के प्रति या सरकार के प्रति। और S.E. फाइनर कहते हैं कि ऐसी स्थिति या इस प्रकार का कल्चर प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन पाया जाता था, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का जो काल था उसमें मिनिमल पॉलिटिकल कल्चर पाया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर कैसे बनता है, यानी कि पॉलिटिकल कल्चर के सोर्सेज क्या होते हैं। तो पहला सोर्स है फैमिली, यानी कि परिवार से ही जब एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में ही उसे सिखाया जाता है, यानी कि परिवार में जो बड़े होते हैं उनके विचारों का प्रभाव एक मनुष्य में बढ़ता है, जिससे वो धीरे धीरे सीखता है राजनीति के बारे में, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में। दूसरा है फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति दोस्तों के साथ मिलता जुलता है तो उनकी बातों का भी प्रभाव पड़ता है। तीसरा है स्कूल्स, जब एक बच्चा या स्टूडेंट स्कूल जाता है तो वहाँ पर भी टीचर्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, डिस्कशन करते हैं तो उसका भी उसकी जानकारी पर या दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे कि उसका झुकाव डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर के प्रति होता है। अगला है आइडियोलॉजी, यानी कि एक विचारधारा जो होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अगर एक फैमिली में एक जो माँ बाप हैं उनकी विचारधारा है बीजेपी के साथ, तो हो सकता है कि उस बच्चे पे भी बीजेपी का प्रभाव पड़े, यानी कि उस बीजेपी की जो विचारधाराएं हैं उनका प्रभाव पड़े। तो एक जो आइडियोलॉजी होती है उसका प्रभाव भी पड़ता है। दूसरा है मेंबरशिप, यानी कि अगर कोई व्यक्ति या स्टूडेंट या लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। अगली है रिलीजन, अब जिस धर्म से लोग जुड़े होंगे उस धर्म का प्रभाव तो ऑफकोर्स लोगों पर पड़ेगा ही पड़ेगा, और उसी तरह की जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बनेगी एक व्यक्ति के दृष्टिकोण में। अगला है कास्ट, यानी कि कास्ट का भी अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि वैसे भी इंडिया की अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया में रिलीजन और कास्ट बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल कल्चर में भारत जैसे देश में कास्ट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, अगर हम दूसरे देशों की बात करें, यूके, अमेरिका, तो वहाँ पर कास्ट का उतना कोई रोल नहीं होता है। और अगला है पॉलिटी, यानी कि पॉलिटी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है कि देश का संविधान क्या है, उसकी व्यवस्थाएं क्या है, यानी कि संविधान में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, उसका भी पॉलिटिकल कल्चर में बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक प्रकार से ये पॉलिटिकल कल्चर का सोर्स है। और अगर हम बात करें मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को सरकार का चौथा अंग भी कहा जाता है, तो मीडिया का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमी, यानी कि जिस तरह से देश की इकोनॉमी होगी उसी तरह से लोगों का कल्चर भी होगा। जैसे मान लीजिए अमेरिका में इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है तो लोगों की जो पॉलिटिकल कल्चर है वहाँ पे अलग तरीके से हैं, इंडिया में अलग तरीके से हैं। अगला है हिस्ट्री, यानी कि जिस तरह से एक देश का इतिहास रहा है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, भगवान राम, भगवान कृष्ण इस तरह के महान या महापुरुष हुए, तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता है लोगों के सोचने और समझने में। इसीलिए आज भी हम बात करते हैं राम राज्य की। और अगला है ग्लोबल सोसाइटी, यानी कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उस तरह का प्रभाव भी पॉलिटिकल कल्चर में पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी कोविड चल रहा है तो पूरी जो दुनिया है वो पीड़ित हो रही है कोविड
नामक बीमारी से। तो इस तरह से अगर देखें तो ग्लोबल सोसाइटी का प्रभाव भी या सोर्स हो सकता है पॉलिटिकल कल्चर का। और अगली हम बात करें ज्योग्राफी, यानी कि किसी देश की ज्योग्राफी या भूभाग कैसा है, इसका प्रभाव भी पॉलिटिकल कल्चर पर पड़ता है। अगला है पॉलिटिकल पार्टीज़। ये तो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी अलग अलग विचारधाराएँ होती है, और लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो विचारधाराएँ होती है यानी कि आइडियोलॉजीज़ होती हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी होने की वजह से अलग अलग पार्टीज से जुड़ती है। और अगला है नेशनल सिंबल, यानी कि भारत देश की जब हम बात करें, जैसे सिंबल है, चिन्ह है, तिरंगा है, तो उसके प्रति आस्था रखते हैं, तो उससे भी जो है वो देश का एक पॉलिटिकल कल्चर बनता है। यानी कि नेशनल सिंबल भी एक सोर्स हो सकता है पॉलिटिकल कल्चर का। और लास्ट है बट नॉट लीस्ट प्रेशर ग्रुप्स, क्योंकि प्रेशर ग्रुप्स का भी बहुत ही रोल होता है एक पॉलिटिकल कल्चर को बनाने में। तो इस प्रकार से हम जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे सोर्सेज होते हैं पॉलिटिकल कल्चर के।